हमारी डिजिटल जिंदगी जितनी आसान दिखती है, उसके पर्दे के पीछे उतने ही खतरे भी छिपे हैं। आज हम इसी दुनिया के एक स्याह पहलू पर नजर डालेंगे। हम्म। और हमारे पास इसके लिए 28 दिसंबर 2025 की साइबर दुनिया की एक रिपोर्ट है, जिसमें कई चौंकाने वाली खबरें। हाँ, और ये रिपोर्ट हर साल आती है, लेकिन इस बार जो पैटर्न सामने आए हैं वो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। ये सिर्फ कुछ अलग थलग क्राइम की कहानियां नहीं हैं। नहीं है। ये एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं, बल्कि इन अलग अलग घटनाओं के बीच के धागों को जोड़ना। ये अपराधी कैसे सोच रहे हैं, वो किसे और क्यों निशाना बना रहे हैं, और सबसे जरूरी, इस पूरी तस्वीर का हमारे लिए क्या मतलब है। चलिए इसे परत दर परत खोल कर देखते हैं। हाँ, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सिर्फ ये न देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन टुकड़ों को जोड़कर जो पूरी तस्वीर बनती है वो काफी डरावनी है, लेकिन उसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर से शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर में 12 करोड़ रुपए का एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी घोटाला। 12 करोड़, ये रकम सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। ये रकम ही अपने आप में एक कहानी है। ये बताती है कि अब ये छोटे मोटे ओटीपी चुराने वाले लोग नहीं हैं। ये एक पूरी इंडस्ट्री है जो बड़े शिकार पर निकली है। रिपोर्ट बताती है कि ये लोग लग्जरी फ्लैट बेचने के लिए फर्जी वेबसाइट और नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर रहे थे। एक मिनट, फर्जी वेबसाइट बनाना तो समझ आता है, पर नकली कानूनी दस्तावेज, बिल्कुल। ये तो बहुत ही ऊंचे लेवल का काम है। क्या इसका मतलब ये है कि इन गैंग्स में अब सिर्फ हैकर्स नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की गहरी समझ है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस घोटाले का सबसे खतरनाक पहलू है। ये सिर्फ एक फ्रॉड नहीं, ये एक संगठित ऑपरेशन है। सोचिए, इसमें एक टेक टीम है जो हूबहू असली जैसी वेबसाइट बनाती है, एक डिजाइन टीम है जो शानदार ब्रोशर तैयार करती है, और एक ऐसी टीम है जो प्रॉपर्टी के टाइटल डीड जैसे कानूनी दस्तावेजों की नकल तैयार कर सकती है। ये एक पूरी कंपनी की तरह काम कर रहे हैं, बस उनका प्रोडक्ट धोखा है। और वो बेच क्या रहे हैं? लोगों का सबसे बड़ा सपना, एक अपना घर। ये तो सीधे सीधे लोगों की भावनाओं पर हमला है। बिल्कुल, ये लोगों के सपनों को निशाना बनाने का एक क्लासिक उदाहरण है। अपराधी जानते हैं कि घर खरीदना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा और भावुक फैसला होता है। हाँ, होता है। इस प्रक्रिया में लोग बहुत उम्मीदें और पैसा लगाते हैं, और कभी-कभी थोड़े कम सावधान हो जाते हैं। वो इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं, और ऐसा लगता है कि बड़े सपनों और बड़ी रकम को निशाना बनाने का ये अकेला मामला नहीं है। रिपोर्ट में एक और ट्रेंड का जिक्र है जो इसी तरफ इशारा करता है। 2025 में देश भर में 96 लखपतियों को साइबर अपराधियों ने अपना निशाना बनाया। 96? ये कोई रैंडम अटैक नहीं है। ये दिखाता है कि अपराधी अब बाकायदा रिसर्च कर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कि पैसा किसके पास है। ये पूरी तरह से टारगेटेड हमले हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सबसे ज्यादा मामले अक्टूबर से दिसंबर के बीच है, शायद फेस्टिव सीजन, या साल के अंत में जब लोग निवेश के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हाँ, बोनस वगैरह का समय। हाँ, या बोनस का पैसा कहीं लगाना चाहते हैं। इनमें फर्जी निवेश योजनाएं, नकली ट्रेडिंग एप्स, हर वो तरीका जिससे पैसे को जल्दी से जल्दी दोगुना करने का लालच दिया जा सके। अगर हम इन दोनों घोटालों को, प्रॉपर्टी वाला और लखपतियों वाला, एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न उभरता है। ये दिखाता है कि अपराधी अब एक मार्केटर की तरह सोच रहे हैं। मार्केटर की तरह? वो बाकायदा कस्टमर सेगमेंटेशन कर रहे हैं। कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब वो अपने टारगेट को समझकर उसके हिसाब से अपना जाल बिछा रहे हैं। प्रॉपर्टी वाले मामले में उन्होंने उस वर्ग को निशाना बनाया जो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक सुरक्षित और शानदार घर का सपना पूरा करना चाहता है। अच्छा। यहाँ उन्होंने सुरक्षा और स्टेटस की भावनाओं को बेचा। वहीं दूसरी तरफ 96 लखपतियों वाले मामले में उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जिनके पास पहले से पैसा है और जो जल्दी और ज्यादा अमीर बनने का लालच रखते हैं। यहाँ उन्होंने फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का इस्तेमाल किया कि कहीं ये बड़ा मौका हाथ से निकल ना जाए। वाह, एक तरफ स्थिरता का सपना, दूसरी तरफ तेजी से मुनाफे का लालच। ये सिर्फ फ्रॉड नहीं, ये साइकोलॉजिकल मार्केटिंग है। बिल्कुल, पैटर्न साफ है। वो हमारी सबसे गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को ही हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपराधी हमारे लालच को तो निशाना बना ही रहे, चाहे वो घर का हो या पैसों का। लेकिन रिपोर्ट में एक और खतरनाक ट्रेंड दिख रहा है, जहां हथियार लालच नहीं बल्कि हमारा डर है। मैं बात कर रहा हूं डिजिटल अरेस्ट स्कैम की। और ये हाल के दिनों में सबसे ज्यादा चिंताजनक तरीकों में से एक है, क्योंकि ये सीधे आपके दिमागी सुकून पर हमला करता है। सोचकर देखिए,
आपके फोन पर अचानक एक वीडियो कॉल आती है और सामने कोई खुद को सीबीआई या पुलिस का बड़ा अफसर बताता है। रिपोर्ट कहती है कि वे लोगों को डराते हैं, किसी झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। जैसे कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो। हाँ बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि अगर बचना है तो मामला रफा दफा करने के लिए तुरंत इतने पैसे ट्रांसफर करो। ये कितना डरावना होगा। हमें ये समझने की जरूरत है कि ये लोग आखिर लोगों के दिमाग के साथ खेलते कैसे हैं। ये घोटाला कानून और अधिकारियों के प्रति हमारे मन में जो एक स्वाभाविक डर और सम्मान का भाव होता है, उसी का फायदा उठाता है। सही बात है। कोई भी पुलिस या सीबीआई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और वीडियो कॉल का इस्तेमाल इसे 10 गुना ज्यादा असरदार बना देता है। टेक्स्ट मैसेज या ईमेल को आप नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब कोई वर्दी में या गंभीर चेहरे वाला इंसान आपको सीधे वीडियो पर धमकाता है, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक पैनिक की स्थिति बन जाती है। लेकिन एक सवाल उठता है, लोग इस पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? क्या हमें इतना नहीं पता कि पुलिस या सीबीआई ऐसे वीडियो कॉल पर किसी को गिरफ्तार नहीं करती? तर्क अपनी जगह है, लेकिन डर तर्क पर हावी हो जाता है। उस पल में इंसान ये नहीं सोचता कि प्रक्रिया क्या है, वो बस ये सोचता है कि मैं एक बड़ी मुसीबत में हूं और इससे निकलना है। और इसकी एक बड़ी वजह हमारी डिजिटल दुनिया की एक बुनियादी कमजोरी है। यहाँ किसी की भी पहचान को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है। कोई भी किसी बड़े अफसर की तस्वीर लगाकर, वर्दी पहनकर आपको कॉल कर सकता है। ये हमारे डिजिटल भरोसे के सिस्टम पर एक सीधा हमला है। और लगता है कि अधिकार का झांसा देने का ये अकेला तरीका नहीं है। रिपोर्ट में एक और मामला है, उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहां एक अपराधी पेट्रोल पंप का लाइसेंस दिलाने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठग रहा था। यहाँ भी अधिकार और सरकारी प्रक्रिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एक बिल्कुल अलग इमोशन के साथ। हाँ, यहाँ डर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मौके का लालच है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलना कितनी बड़ी बात मानी जाती है। सही है। तो अपराधी ने इसी उम्मीद का फायदा उठाया। अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक साइबर क्राइम सेल ने उसे पकड़ लिया है। अगर हम इन दोनों मामलों की तुलना करें, डिजिटल अरेस्ट और पेट्रोल पंप, तो ये साइबर अपराध की रेंज को दिखाता है। एक तरफ डिजिटल अरेस्ट में डर का इस्तेमाल हो रहा है, एक नेगेटिव इमोशन का, तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप वाले मामले में एक सरकारी अफसर की उम्मीद जगाई जा रही है, एक पॉजिटिव इमोशन का। लेकिन दोनों का कोर आइडिया एक ही है, किसी अधिकारी या सरकारी प्रक्रिया का मुखौटा पहनकर पहले भरोसा जीतना और फिर उसी भरोसे को तोड़कर धोखा देना। ये दिखाता है कि अपराधी कितने तरीकों से लोगों के मनोविज्ञान के साथ खेल सकते हैं। तो हमने इन बड़े और सोचे समझे घोटालों की बात की, जहां लालच और डर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब मेरे मन में वो सवाल आ रहा है जो शायद हर कोई सोच रहा होगा, ये अपराधी ये सब करते कैसे हैं? इनके पास इतने फोन नंबर, इतनी जानकारी आती कहां से है, और ये अपनी पहचान कैसे छिपाते हैं? और इसका जवाब हमें रिपोर्ट की अगली खबर में मिलता है, जो शायद इन सब मामलों की जड़ तक जाती है। ये इस पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है। रिपोर्ट बताती है कि सीबीआई ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने फर्जी सिम कार्ड सप्लाई करने वाले एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। अच्छा? रिपोर्ट के मुताबिक यही फर्जी सिम कार्ड फिशिंग एसएमएस भेजने, ओटीपी फ्रॉड करने और यहां तक कि डिजिटल अरेस्ट जैसे घोटालों में इस्तेमाल हो रहे थे। मतलब ये जो हमें अनजान नंबरों से लिंक वाले मैसेज आते हैं, हाँ, या जो कॉल डिजिटल अरेस्ट के लिए की जाती हैं, उनके पीछे यही फर्जी सिम का नेटवर्क काम कर रहा था। ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कुछ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना है जिस पर यह अपराध टिका है। ये फर्जी सिम कार्ड साइबर अपराधियों के लिए हथियार की तरह है। ये उन्हें गुमनाम रहने में मदद करते हैं और उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बना देते हैं। इस नेटवर्क को तोड़ना मतलब अपराध की नींव पर चोट करना है। इसका मतलब साफ है कि ये अब कोई अकेला हैकर नहीं है जो कहीं बैठ के ये सब कर रहा है। बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ा बदलाव है। साइबर अपराध अब एक संगठित उद्योग बन चुका है, जिसकी अपनी पूरी सप्लाई चेन है। सप्लाई चेन? हाँ, कुछ लोग डेटा चुरा कर बेचते हैं, कुछ लोग फर्जी सिम मुहैया कराते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट किराए पर देते हैं, और फिर एक टीम होती है जो असल में लोगों को कॉल करके ठगती है। ये एक पूरी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करता है, बस गैर कानूनी। और इस समस्या का पैमाना कितना बड़ा है, इसका अंदाजा चंडीगढ़ के आंकड़ों से लगता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 में वहां साइबर क्राइम की एफआईआर की संख्या पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा रही है। बाप रे। मतलब ये सिर्फ दिल्ली और गुरुग्राम जैसे बड़े महानगरों की कहानी नहीं है, ये हर शहर तक पहुंच चुकी है। सही कहा। ये जमीनी हकीकत को दिखाता है। मुख्य अपराधों में ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल और यूपीआई से जुड़ी ठगी सबसे आम है।
ये दिखाता है कि ये समस्या अब सिर्फ बड़े कॉम्प्लेक्स घोटालों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के डिजिटल लेन देन में भी घुस चुकी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ लाएं, एक तरफ फर्जी सिम सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क्स हैं और दूसरी तरफ चंडीगढ़ जैसे शहरों में आम लोगों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये दोनों मिलकर एक बहुत खतरनाक तस्वीर बनाते हैं। ये तस्वीर एक ऐसे आपराधिक कारोबार की है जो तेजी से फैल रहा है, ज्यादा पेशेवर होता जा रहा है और जिसकी पहुंच देश के हर कोने तक हो गई है। ये अब सिर्फ कुछ लोगों के पैसे का सवाल नहीं है, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बनता जा रहा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इसका मतलब साफ है कि साइबर अपराध कोई एक तरह की घटना नहीं है। ये एक प्यास की तरह है जिसकी कई परतें हैं। हमने अमीर लोगों को निशाना बनाने वाले बड़े सोचे समझे घोटालों को देखा, हमने डर और अधिकार का इस्तेमाल करने वाले मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझा और हमने उस पूरे नेटवर्क को भी देखा जो पर्दे के पीछे से इन अपराधों को मुमकिन बनाता है, जैसे कि फर्जी सिम का नेटवर्क। ये एक मल्टी लेयर्ड खतरा है और इससे बचने के लिए हमें भी मल्टी लेयर्ड सोच अपनानी होगी। बिल्कुल, और इसीलिए रिपोर्ट में दी गई साइबर अलर्ट की जानकारी को दोहराना बहुत जरूरी है। इसे सिर्फ एक सूचना की तरह नहीं है, बल्कि आज की चर्चा से निकले सबक की तरह देखिए। पहली और सबसे जरूरी बात जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम से जुड़ी है, कोई भी पुलिस या सीबीआई अधिकारी वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी या जांच पड़ताल नहीं करता। कभी नहीं। ये उनकी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं है। अगर ऐसी कोई कॉल आए तो बिना डरे तुरंत काट दें और ब्लॉक कर दें। ये एक सुनहरा नियम है, घबराहट में कोई भी कदम उठाने से बचे। दूसरी बात, अपना ओटीपी, बैंक डिटेल, पासवर्ड या केवाईसी की जानकारी किसी के भी साथ कभी भी फोन पर साझा न करें। कोई भी भरोसेमंद बैंक या कंपनी आपसे ये जानकारी फोन पर कभी नहीं मांगेगी। कभी नहीं। और तीसरी और सबसे अहम बात, अगर दुर्भाग्य से कोई धोखाधड़ी हो भी जाती है तो चुप न बैठें। एक एक मिनट कीमती है। रिपोर्ट में दिए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने या अपराधी के पकड़े जाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। इस पूरी चर्चा में एक बात पर मेरा ध्यान बार बार जा रहा है। ये रिपोर्ट और हमारी बातचीत दोनों का फोकस अपराधों और अपराधियों पर रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू भी है, पीड़ित। रिपोर्ट में एक छोटी सी लाइन है कि कई पीड़ितों से पूछताछ जारी है। हाँ, ये बात प्रॉपर्टी फ्रॉड वाले मामले में लिखी थी। सही। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसे जैसे ये घोटाले और ज्यादा जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से चालाक होते जा रहे हैं, क्या समाज के तौर पर हमारी रणनीति सही है? मतलब बात सिर्फ बेहतर पुलिसिंग या अपराधियों को पकड़ने की नहीं है। सवाल ये है कि हम आम लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने और इन खतरों के लिए तैयार करने में कहाँ तक सफल हुए हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। हमें सिर्फ ये नहीं सिखाना है कि क्या नहीं करना, बल्कि ये भी सिखाना है कि कैसे सोचना है, ऑनलाइन मिली जानकारी पर शक कैसे करना है, किसी लुभावने ऑफर को वेरीफाई कैसे करना है और डर या दबाव की स्थिति में शांत रहकर सही फैसला कैसे लेना है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारे सामाजिक जागरूकता अभियान और परिवार के अंदर हमारी बातचीत इस नई चुनौती के लिए तैयार है? क्योंकि अपराधी तो तकनीक और मनोविज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम अपने बचाव के लिए इन दोनों का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये सवाल मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ।